मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। आज से लगभग 6 लाख साल पहले अगर कोई इंसान यूरोप या अफ्रीका के किसी अनजान जंगल में खो जाता तो उसका सामना एक ऐसे जीव से हो सकता था जो बिल्कुल भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करता था। ये सोचना ही काफी डरावना है। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रात को आग के चारों ओर बैठकर वो बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार भी करते थे। मतलब ये कोई एलियंस या हॉलीवुड की फिल्मों के किरदार नहीं थे। जी, ये हमारे अपने पूर्वज थे। सही कहा। और हमारे पास आज मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन पर आधारित रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल डेटा और वैज्ञानिक सबूतों का एक बहुत ही विस्तृत कच्चा चिट्ठा मौजूद है। हाँ, और ये डेटा बहुत कुछ बयान करता है। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि एक साधारण जंगलों में भटकने वाले जीव से लेकर आज गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले आधुनिक इंसान तक का हमारा ये सफर असल में कैसे तय हुआ। मतलब हम आज जो है वो कैसे बने। बिल्कुल, और इस सफर को समझना केवल इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, ये एक तरह से आईने में खुद को देखने जैसा है। ये काफी गहरी बात कही आपने, है ना? जब हम इन वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों की गहराइयों में जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा वजूद प्रकृति की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। मतलब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी थी। बिल्कुल नहीं। आज हम जिन सबूतों और तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे पर्यावरण के दबाव और शारीरिक जरूरतों ने मिलकर एक ऐसी प्रजाति को गढ़ा जो ना तो पूरी तरह से जंगली जानवर थी और ना ही आज के आधुनिक इंसान जैसी। मतलब एक तरह का बीच का रास्ता। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि सोचने की इसी प्रक्रिया ने हमारी पूरी कहानी को बदल दिया। जी। एक ऐसी प्रजाति जिसने पहली बार सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर सोचना शुरू किया था। हाँ, और जब हम मानव विकास या इवोल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बड़ी ही भ्रामक तस्वीर आती है। जैसे एक जानवर था जो चारों पैरों पर चलता था, फिर वो थोड़ा सीधा खड़ा हुआ, फिर उसने कपड़े पहन लिए और लो जी बन गया आज का इंसान। हाँ, वो एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इवोल्यूशन एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलता। बिल्कुल। इन डिटेल पेपर्स को पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि विकास की कोई एक सीधी पटरी नहीं होती। ये तो एक विशाल पेड़ की तरह है। एक पेड़ जिसकी दर्जनों शाखाएं हर दिशा में फैली हुई हैं। हाँ, और कुछ शाखाएं तो समय के साथ पूरी तरह टूटकर गिर भी गईं। सही बात है। उस सीधी रेखा वाली भ्रांति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम इस विकास रूपी पेड़ को देखें तो इसमें एक बहुत ही मजबूत शाखा थी जिसे विज्ञान की भाषा में होमो इरेक्टस कहा जाता है। होमो इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाला, है ना? बिल्कुल सही। ये वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों से बाहर निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कदम रखा था। लेकिन एवोल्यूशन का पहिया कभी रुकता नहीं है। पर्यावरण तो हमेशा बदलता रहता है। जी, अलग अलग जगहों की जलवायु और चुनौतियों का सामना करते हुए इसी होमो इरेक्टस की शाखा से एक नई, कहीं ज्यादा विकसित और बड़ी खोपड़ी वाली प्रजाति ने जन्म लिया। ओहो, मतलब एक अपग्रेड। हाँ, इसे नाम दिया गया होमो हाइडेलबर्जेंसिस। ये एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल शिफ्ट था। अच्छा, तो क्या हम इसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह सोच सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट? वो कैसे?
मतलब जैसे इरेक्टस नाम का एक ही पुराना बेस कोड था, लेकिन जब उसे अपडेट किया गया तो उससे आगे चलकर 2 बिल्कुल अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए। हाँ, दिलचस्प एनालॉजी है। क्योंकि जो डेटा हम देख रहे हैं उसके हिसाब से इसी होमो हाइडेलबर्जेंसिस से आगे चलकर इवोल्यूशन का रास्ता 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में बट गया था। हाँ, एक रास्ता यूरोप की तरफ गया और दूसरा अफ्रीका में रहा। बिल्कुल, यूरोप वाले रास्ते से निएंडरथल्स पैदा हुए और अफ्रीका वाले रास्ते ने अंततः होमो सेपियंस यानी हमें जन्म दिया। देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एनालॉजी एवोल्यूशन की वास्तविक और क्रूर प्रक्रिया पर पूरी तरह सटीक नहीं बैठती। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो रातों रात बिना किसी दर्द के अपडेट हो जाता है। यहाँ इस अपडेट की कीमत लाखों सालों का संघर्ष था, भुखमरी और कई प्रजातियों का हमेशा के लिए विलुप्त हो जाना था। हाँ, वो तो है। प्रकृति में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, होमो हाइडेलबर्गेंसिस अचानक से 2 हिस्सों में नहीं बटे। जो समूह यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों की तरफ निकल गए, उन्हें बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। तो उनके शरीर ने उस ठंड के हिसाब से खुद को ढाल लिया होगा। जी, लाखों सालों तक उस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए उनके शरीर छोटे, गठीले और बेहद ताकतवर हो गए, और इन्हें ही हम निएंडरथल्स कहते हैं। एकदम सही। वहां भारी भरकम और गठीले शरीर की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शरीर की जरूरत थी जो लंबी दूरी तक दौड़ सके और पसीना बहाकर शरीर को ठंडा रख सके। तो मतलब उनका शरीर पतला और लंबा होने लगा। हाँ, इसीलिए अफ्रीका में जो समूह बचा रहा वो धीरे धीरे लंबा, पतला और ज्यादा तेज दिमाग वाला हो गया। यही शारीरिक और मानसिक बदलाव अंततः होमो सेपियंस के रूप में सामने आया। यानी कि हम। बिल्कुल, हम। तो आधुनिक इंसान का सीधा संबंध इसी महान विभाजन से है। हम हवा में से प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि उसी होमो हाइडेलबर्गेंसिस की एक भौगोलिक रूप से अलग हुई शाखाएं हैं। सच में ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। हाँ, हमारे जैसे ही या हमसे थोड़े अलग जीव भी धरती के दूसरे कोनों में मौजूद थे। बिल्कुल, इंसान जैसे ही दिखने वाले जीव भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। लेकिन अगर हम आज से 5-6 लाख साल पीछे जाएं, तो उनकी जिंदगी असल में कैसी रही होगी? वो एक बहुत ही अलग दुनिया थी, है ना? मतलब आज हमारे पास दवाइयाँ हैं, पक्के मकान हैं, मौसम का पूर्वानुमान है, लेकिन उस दौर में बिना किसी तकनीक के एक छोटे से इन्फेक्शन से भी मौत हो सकती थी। जी बिल्कुल हो सकती थी। रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि उनका जीवन काल बेहद छोटा होता था, सिर्फ 30 से 40 साल। बस 30-40 साल। हैरानी होती है सोचकर कि आज जिस उम्र में हम होम लोन चुकाने या करियर बदलने की टेंशन लेते हैं, उस उम्र में वो लोग बुढ़ापे से मर रहे थे। और उस 30 या 40 साल की छोटी सी जिंदगी में भी कोई रिटायरमेंट या आराम का समय नहीं होता था। मतलब पूरा जीवन बस संघर्ष ही था। बिल्कुल, जीवन का एकमात्र अर्थ था किसी भी तरह अगले दिन का सूरज देखना। उस वक्त का बचपन आज के बचपन जैसा बिल्कुल नहीं था। तो बच्चे क्या करते थे? जैसे ही एक बच्चा चलने लायक होता, उसे कबीले के साथ खाने की तलाश में निकलना पड़ता था। उनके पास खेती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, वो तो बहुत बाद में आया। जी, उन्हें हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, जानवरों के पीछे भागना पड़ता था। जो मांस या कंदमूल वो दिन भर में जमा कर पाते, वही उनके जिंदा रहने की इकलौती गारंटी थी। ओहो, ठंड, जंगली जानवरों का खतरा और भूखमरी, इन तीनों चीजों का लगातार दबाव रहता होगा उन पर। बिल्कुल, और इसी शारीरिक और मानसिक दबाव ने उन्हें नए तरीके खोजने पर मजबूर किया। लेकिन इतने दबाव में, बिना आधुनिक हथियारों के, वे बड़े जानवरों का शिकार कैसे करते थे? मेरा मतलब है, सिर्फ शारीरिक ताकत तो काफी नहीं रही होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। वो जर्मनी में मिले भालों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जर्मनी में मिले शॉनिंगन भाले यानी शॉनिंगन स्पीयर्स, इनका जिक्र बार बार सामने आता है। ये लकड़ी के लंबे भाले थे। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। बताइए, क्या उलझन है? मतलब लकड़ी के भाले लेकर बड़े जानवरों के पीछे भागना, क्या ये सच में एक सोची समझी रणनीति थी, या फिर ये भेड़ियों या शेरों के झुंड की तरह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी इंस्टिंक्ट था? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि जानवर भी तो झुंड में शिकार करते हैं ना,
और अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इसमें इतना खास क्या था? ये एक बहुत ही जायज उलझन है। ऊपर से देखने पर एक भेड़ियों का झुंड और होमो हाइडेलबर्गेंसिस का शिकार करने का तरीका एक जैसा लग सकता है। तो फिर फर्क क्या था? दोनों के बीच एक अदृश्य मगर बहुत बड़ी रेखा थी, और वो रेखा थी फिजिक्स यानी भौतिकी और भविष्य की योजना की समझ। अच्छा, फिजिक्स? लकड़ी के भालों में फिजिक्स कहाँ से आ गई? देखिए, जर्मनी में मिले शॉनिंगन भाले सिर्फ लकड़ी के डंडे नहीं हैं जिन्हें आगे से छील दिया गया हो। जब वैज्ञानिकों ने उनका 3D विश्लेषण किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। क्या पता चला? पता चला कि उन भालों को बहुत ही खास तरीके से देवदार के पेड़ के तने से तराशा गया था। उन भालों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण केंद्र ठीक आगे के 1/3 हिस्से में रखा गया था। अरे वाह, मतलब ठीक आज के आधुनिक जैवलिन की तरह जिसे ओलंपिक में एथलीट्स फेंकते हैं। बिल्कुल वैसे ही। एक हथियार को इस तरह से डिजाइन करना कोई प्राकृतिक प्रतिक्रिया या इंस्टिंक्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए तो प्रॉपर समझ चाहिए। जी, इसके लिए आपको समझना होगा कि हवा में लकड़ी कैसे तैरेगी, उसका वजन किस तरफ ज्यादा होना चाहिए ताकि वो सीधा जाकर शिकार को लगे। क्या बात है, ये तो सच में बहुत एडवांस इंजीनियरिंग हो गई उस समय के हिसाब से। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिकार को घेरने के लिए उन्हें आपस में कम्युनिकेट भी करना पड़ता था। मतलब वो आपस में इशारों या आवाजों से बात करते होंगे? हाँ, जैसे तुम उस झाड़ी के पीछे छुपो, मैं जानवर को उस संकरे रास्ते की तरफ हाँक कर लाऊंगा। इस तरह की योजना के लिए एक ऐसे दिमाग की जरूरत होती है जो वर्तमान से आगे का सोच सके। जो एक काल्पनिक स्थिति को अपने दिमाग में सिम्युलेट कर सके, है ना? बिल्कुल। ये कोई भेड़ियों का झुंड नहीं था, ये एक सोची समझी मिलिट्री रणनीति का शुरुआती रूप था। अब यहाँ बात समझ में आती है। अगर वो दिमाग में इतनी जटिल योजनाएं बना रहे थे और हथियारों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र तय कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि उनके हाथों का कौशल भी बहुत बढ़ गया होगा। जी, औजार बनाने की क्षमता बहुत विकसित हो चुकी थी। इसी से जुड़ा एक टर्म मैंने सोर्स में पढ़ा था, एशुलियन टूल्स। ये नाम तो बहुत भारी है, पर असल में ये क्या था और ये पहले के पत्थरों के औजारों से अलग कैसे था? तो देखिए, पुराने दौर के इंसान सिर्फ एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर उसके नुकीले हिस्से का इस्तेमाल कर लेते थे। हाँ, वो तो बहुत बेसिक तरीका हुआ। लेकिन एशुलियन तकनीक एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग थी। ये सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मतलब था एक गोल पत्थर को दोनों तरफ से बहुत ही सावधानी से छीलकर एक सिमेट्रिकल आंसू के आकार की कुल्हाड़ी, जिसे हैंड एक्स कहते हैं, वो बनाना। यानी पत्थर पर पहला प्रहार करने से पहले ही उन्हें अपने दिमाग में ये देखना पड़ता था कि उस पत्थर के अंदर एक कुल्हाड़ी छुपी है। ठीक यही बात इसे इतना खास बनाती है। इसे विज्ञान में स्पेशियल रीजनिंग कहते हैं। स्पेशियल रीजनिंग मतलब चीजों के आकार और जगह को समझने की क्षमता। बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए कि पत्थर पर किस कोण या एंगल से मारना है और कितनी ताकत से मारना है कि सिर्फ एक पतली सी परत ही बाहर निकले। क्योंकि अगर बहुत जोर से मार दिया तो पूरा पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। सही कहा। ये एक तरह की कला थी, एक ऐसा क्राफ्ट था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बाकायदा सिखाया जा रहा था। क्या बात है, मतलब वो एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ, और यही वो समय था जब उनका दिमाग तेजी से बड़ा हो रहा था। लेकिन उस बड़े दिमाग को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा यानी कैलोरीज की जरूरत थी। और कच्चे मांस या पौधों से इतनी ऊर्जा मिलना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल मुश्किल था। और यहीं पर वो आविष्कार आता है जिसने शायद इंसान को सच में इंसान बनाया। आग, है ना? हाँ, आग पे नियंत्रण। पहले मुझे लगता था कि आग बस उन्हें ठंड से बचाने के काम आती होगी, या शायद आग उनके लिए शुरुआती इंटरनेट की तरह थी। इंटरनेट की तरह? वो कैसे? मतलब जिसने पहली बार लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और विचारों के आदान प्रदान का मौका दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, आग के पास बैठना एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स को गहराई से देखने पर मुझे एक और चौंकाने वाली बात समझ आई। आग सिर्फ एक सोशल गैदरिंग का जरिया नहीं थी, बल्कि आग एक तरह से उनके लिए एक्सटर्नल पेट की तरह काम कर रही थी। एक्सटर्नल पेट यानी शरीर के बाहर का पेट। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। सच में? मुझे लगा ये बस कहने की बात है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। अगर आप चिंपांजी जैसे जानवरों को देखें तो वो अपना आधा दिन सिर्फ कच्चे मांस और कड़े पौधों को चबाने में बिता देते हैं। ओहो, मतलब आधा दिन सिर्फ खाने में ही निकल जाता है। हाँ, और उनके शरीर की आधी ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही लग जाती है। लेकिन जब इंसान ने आग पर नियंत्रण पाया और खाने को पकाना शुरू किया तो क्या हुआ? तो
मानो उसने अपने पाचन तंत्र का आधा काम शरीर के बाहरी आग पर कर लिया। एकदम सही। मतलब पके हुए खाने से प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स शरीर को बहुत आसानी से मिलने लगे होंगे। हाँ, और इसका बायोलॉजिकल असर बहुत बहुत गहरा था, क्योंकि अब पेट को खाने को पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। तो एवोल्यूशन के दौरान हमारी आंतें छोटी होती गईं। अच्छा, तो आंतें छोटी हुई और हमारे चबड़े भी छोटे होते गए। और सबसे बड़ी बात, जो ऊर्जा पेट से बची वो सीधे हमारे दिमाग के विकास में लगने लगी। क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब मानव इतिहास में दिमाग के आकार का तेजी से बढ़ना पके हुए खाने से सीधे तौर पर जुड़ा है। जी बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन है। और हाँ, जो आपने सोशल गैदरिंग की बात कही वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद तो सब कुछ डरावना हो जाता होगा। बिल्कुल, दिन भर की थकान के बाद जब अंधेरा होता था तो आग ही वो इकलौती सुरक्षित जगह थी। वहीं पर बैठकर एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ना, दिन भर की घटनाओं को इशारों से साझा करना, शुरुआती आवाजों से एक दूसरे को बातें समझाना, मतलब ये वो जगह थी जहाँ भाषा के बीज बोए जा रहे थे। सही कहा आपने। भाषा की शुरुआत शायद वहीं से हुई। और शायद केवल भाषा ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति या एम्पैथी के बीज भी यहीं से पनपे। हाँ, वो एक बहुत ही अहम पड़ाव था। क्योंकि सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही अजीब लेकिन भावुक कर देने वाला तथ्य है। ये लोग केवल एक साथ रहते और खाते नहीं थे जी। उनके रिश्ते इससे कई ज्यादा गहरे थे। जी। अगर कबीले का कोई सदस्य शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो जाता था तो वे उसे मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ फिर से सोच में पड़ गई हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली इस क्रूर दुनिया में जहाँ हर दिन का पेट भरना एक जंग थी, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का बोझ उठाना जो चल नहीं सकता, जो शिकार में मदद नहीं कर सकता, हाँ। तो क्या ये उनके लिए घाटे का सौदा नहीं था? मतलब इवोल्यूशन के नजरिए से किसी कमजोर पर अपनी कीमती कैलोरी बर्बाद करना तो लॉजिकल नहीं लगता। अगर हम सिर्फ जानवरों की दुनिया के नजरिए से देखें तो ये सच में लॉजिकल नहीं लगता, है ना? क्योंकि जानवर तो ऐसा नहीं करते। बिल्कुल। अगर कोई शेरनी घायल हो जाए और शिकार न कर पाए तो झुंड उसे पीछे छोड़ देता है। लेकिन हमारे इंसानी पूर्वजों ने एक अलग ही रास्ता चुना। तो इसका सबूत हमें कैसे मिलता है? जीवाश्मों के अध्ययन से, यानी फॉसिल्स से। ऐसे कंकाल मिले हैं जिनकी हड्डियां बहुत बुरी तरह टूटी हुई थीं, लेकिन वो हड्डियां बाद में जुड़ भी गई थी। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि टूटने और जुड़ने के बीच के जो कई महीने थे, उस दौरान किसी और ने उनके लिए खाना लाया था, उनकी रक्षा की थी। पर सवाल वही है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया? मतलब इतनी मुश्किल दुनिया में वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे थे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जवाब बहुत साफ है। उन्होंने ये समझ लिया था कि एक इंसान की अहमियत सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस में है? मान लीजिए कबीले का सबसे अनुभवी शिकारी घायल हो गया। अगर आप उसे मरने देते हैं तो आप केवल एक शरीर नहीं खो रहे हैं, आप वो सारा ज्ञान और अनुभव खो रहे हैं जो उसके दिमाग में है। अरे वाह, मतलब वो उस व्यक्ति के ज्ञान को बचा रहे थे। बिल्कुल, उसे ठीक होने का समय देकर आप उस ज्ञान को बचा रहे हैं। ये करुणा और दया का पहला स्पष्ट प्रमाण है। सच में ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? किसी के दर्द को महसूस करना और उसकी देखभाल करना ही वो बिंदु था जहाँ से मानवता का असली जन्म हुआ। सामाजिक जुड़ाव अब केवल एक साथ शिकार करने तक सीमित नहीं था, ये भावनात्मक स्तर पे जुड़ने लगा था। जी, वो अब एक परिवार बन रहे थे। लेकिन अगर वो एक घायल साथी की इतनी परवाह कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि मरने के बाद क्या होता था। यह एक बहुत ही गहरा विषय है। हमने जीवन, संघर्ष और समाज के उदय पर काफी गहराई से चर्चा कर ली है, लेकिन इस कथा का एक अंतिम और बहुत ही गहरा पड़ाव है, और वो है मृत्यु का बोध। जी, मृत्यु को समझना। पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे अपने मृतकों को दफनाते थे। हाँ, कब्रों के सबूत मिले हैं। अब यहाँ फिर से मेरा वही लॉजिकल सवाल है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक मरा हुआ इंसान कबीले को कोई ज्ञान तो नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। और किसी मृत शरीर के लिए, वो भी बिना फावड़े या लोहे के औजारों के, सिर्फ लकड़ी और हाथों से सख्त जमीन में गड्ढा खोदने में हजारों कैलोरीज खर्च होती होंगी। हाँ, वो बहुत मेहनत का काम था। तो एक ऐसी प्रजाति जो हर दिन ऊर्जा बचाने की जद्दोजहद में हो, वो ऐसा काम क्यों करेगी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यही वो बिंदु है जहां इंसान पूरी तरह से जानवरों की दुनिया से अलग हो जाता है। अच्छा, कैसे?
एक मृत शरीर को दफनाना किसी भौतिक या शारीरिक जरूरत को पूरा नहीं करता। इससे ना तो पेट भरता है और ना ही ठंड से बचाव होता है। हाँ, कोई प्रैक्टिकल फायदा तो नहीं है। बिल्कुल। गड्ढा खोदना विशुद्ध रूप से एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत थी। यह दर्शाता है कि उनमें मृत्यु को लेकर एक गहरी समझ पैदा हो चुकी। मतलब वो ये समझने लगे थे कि जो व्यक्ति कल तक उनके साथ आग के पास बैठकर हंस बोल रहा था, वो अब हमेशा के लिए जा चुका है। ठीक यही बात। उन्हें समय का एहसास होने लगा था। समय का एहसास मतलब अतीत और भविष्य। जी। एक अतीत था जब वो इंसान जिंदा था, एक वर्तमान है जहां वो मर चुका है, और शायद एक भविष्य है। भविष्य? मरे हुए इंसान का भविष्य। हाँ, कुछ गुफाओं में कब्रों के पास से जानवरों की हड्डियां या औजार भी मिले हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उनमें जीवन के बाद की दुनिया यानी आफ्टर लाइफ की भी कुछ धुंधली सी समझ पैदा हो रही थी। ओहो, मतलब वो शायद सोचते होंगे कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति को हथियारों या खाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। भौतिक चीजों जैसे कि मांस, पत्थर और आग से परे जाकर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचना, जैसे कि मौत क्या है, आत्मा क्या है। हाँ, ये मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी बौद्धिक छलांग थी। जी। यहीं से शायद शुरुआती धर्म, मान्यताओं और दर्शन की नींव पड़ी होगी। ये पूरा सफर सच में बहुत ही अविश्वसनीय है। कहाँ वो 6 लाख साल पहले का इंसान जो दिन भर सिर्फ जिंदा रहने के लिए जंगलों में भागता था, जिसके हाथों में सिर्फ पत्थर के औजार थे। हाँ, और जिसका पूरा संसार उस आग की रोशनी तक ही सीमित था, और कहाँ आज का इंसान। आज की दुनिया तो बिल्कुल अलग है ना? आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान है, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बेहतरीन तकनीक है। हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रहे हैं। बिल्कुल, हमने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन इन सारी रिसर्च को खंगालने के बाद एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये है कि हमारी जड़ें आज भी उसी शिकारी प्रजाति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जी, हम उनसे अलग नहीं हैं। हमारे अंदर जो समाज बनाने की इच्छा है, कहानियां सुनाने का जो शौक है, जो एक दूसरे की मदद करने की भावना है, वो सब कुछ उसी आग के चारों ओर से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। हम खुद को जितना भी आधुनिक मान लें, बायोलॉजिकली और मनोवैज्ञानिक तौर पर हम आज भी वही लोग हैं। हमारा डीएनए तो वही है। हाँ, हमारी सारी आधुनिकता के नीचे हमारे डीएनए में आज भी उसी होमो हाइडेलबर्गेंसिस की गूंज सुनाई देती है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। जब आज हम अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए दिन भर की बातें करते हैं, तो असल में हम उसी प्राचीन परंपरा को निभा रहे होते हैं, जो लाखों साल पहले एक गुफा में आग के सामने शुरू हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने साथ मिलकर काम किया, एक दूसरे की परवाह की, और केवल इसी वजह से वे आइस एज और भीषण सूखे जैसी कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी बचे रहे और विकसित हुए। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर लाकर खड़ा करती है। वो क्या? वो ये कि हमारे उन प्राचीन पूर्वजों ने एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे की देखभाल करके अपना विकास किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके बड़े दिमाग या पत्थर के औजार नहीं थे। तो फिर क्या थी? एक दूसरे की आंखों में देखने के बजाय अपनी स्क्रीन्स में ज्यादा खोए रहते हैं। ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अपनी जरूरतों के लिए इंसानों से ज्यादा मशीनों और एल्गोरिदम्स पर निर्भर होने लगे हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या हम धीरे धीरे उसी मानवता और करुणा की भावना को खोते जा रहे हैं? वो भावना जिसने हमें पहली बार जानवर से इंसान बनाया था। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सोचे तो ये काफी डरावना है। अगर हम अपनी उस बुनियादी सामाजिक और भावनात्मक डोर को काट देंगे, तो इवोल्यूशन के इस पेड़ की अगली शाखा कैसी होगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। भविष्य का इंसान आखिर कैसा होगा? क्या वो इंसान भी रह जाएगा? खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो ये थी उस कहानी के पीछे की सच्चाई।
मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.